नमस्कार। आज हम भारत की जो विशाल और थोड़ी उलझी हुई शिक्षा प्रणाली है उस पर बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो करोड़ों जिंदगियों पर असर डालती है। इसमें सरकारी स्कूल भी हैं, निजी भी। अनुपात देखें तो करीब 10 सरकारी पर 3 प्राइवेट स्कूल। हमने इसके लिए विकिपीडिया के जो विस्तृत लेख हैं उनको देखा है। वो इसकी बनावट, इसका इतिहास, नीतियां, चुनौतियां सब कुछ बताते हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इसकी जो बड़ी तस्वीर है उसके कुछ अहम हिस्से समझें। ये सिस्टम काम कैसे करता है, क्या बदल रहा है इसमें, और कौन सी वो बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, और ये भी कि संविधान 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिस्टम भविष्य के लिए तैयार है। और यहीं पे एक दिलचस्प बात ये भी है कि शिक्षा जो है वो एक समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही इस पर नीतियां बनाती हैं, और इसी वजह से हमें अलग अलग राज्यों में काफी भिन्नता देखने को मिलती है शिक्षा व्यवस्था में। ये बात तो है। अच्छा, तो शुरुआत इसकी बनावट स्ट्रक्चर से करते हैं। सालों से तो हम स्कूलों में वो 10+2 वाला सिस्टम ही देखते आए। 10 साल स्कूल, फिर 2 साल हायर सेकेंडरी। लेकिन अब 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, NEP 2020, उसने एक नया 5+3+3+4 का ढांचा सामने रखा है। ये क्या है? जी हाँ, ये एक काफी बड़ा बदलाव है। ये जो 5+3+3+4 है, इसमें पहले 5 साल बुनियादी शिक्षा के हैं, जिसमें प्री स्कूल के 3 साल भी शामिल हैं। फिर अगले 3 साल तैयारी के, फिर 3 साल मध्य स्तर यानी मिडिल स्टेज, और आखिर के 4 साल माध्यमिक सेकेंडरी स्टेज के। और इसका जो मुख्य मकसद है वो रटने वाली पढ़ाई से हटकर बच्चे के दिमाग के विकास के हिसाब से सीखना, जरूरी लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग और करके सीखना, अनुभवात्मक शिक्षा, उसको बढ़ावा देना है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, अनुभवात्मक शिक्षा, क्रिटिकल थिंकिंग। पर क्या लगता है आपको, ये सिर्फ ढांचा बदलने से वो जो रटने वाली मानसिकता वो बदल पाएगी? जमीन पर क्या होगा? ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, नीतियां बनाना एक बात है और उनको असरदार तरीके से लागू करना बिल्कुल दूसरी। सही बात है। ये बदलाव कितना कामयाब होगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि शिक्षकों को ट्रेनिंग कैसे मिलती है, स्कूलों में माहौल कैसा बनता है। चुनौती तो है, पर हाँ, दिशा तो सही लगती है। चलिए अब जरा इसके स्केल पैमाने और पहुंच की बात करते हैं। भारत ने साक्षरता दर में तो जबरदस्त तरक्की की है। कहा 1951 में करीब 18% थी और 2011 तक 74% हो गई। और प्राइमरी स्कूलों में बच्चों का एनरोलमेंट वो तो 95% से भी ज्यादा है जी। ये तो शानदार आंकड़े हैं। निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सेकेंडरी स्तर पर 9वीं से 12वीं कक्षा में एनरोलमेंट रेट सिर्फ 40% के आसपास है। सिर्फ 40%? जी। प्राइमरी में 95% और सेकेंडरी में इतना कम? जी। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात जो कई स्टडीज में सामने आई है वो ये कि ग्रामीण भारत में 5वीं क्लास के करीब आधे बच्चे लगभग 50% दूसरी क्लास की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। क्या कह रही हैं? 5वीं के आधे बच्चे दूसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं स्कूल जाने के बावजूद? ये तो वाकई बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल। ये जो सीखने का स्तर है, लर्निंग आउटकम्स, उसकी एक बहुत बड़ी चुनौती को दिखाता है। और इसके साथ ही एक और समस्या है, शिक्षकों की अनुपस्थिति। कुछ स्टडीज में तो ये 25% तक पाई गई है। 25% हर 4 में से 1 टीचर औसतन अनुपस्थित। इसका तो सीधा असर पढ़ाई की क्वालिटी पर पड़ता होगा। जाहिर सी बात है, सीधा असर पड़ता है। सरकारी स्कूलों की बात हुई, लेकिन एक ट्रेंड और भी दिख रहा है, वो है प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती हुई मांग। खासकर शहरों में लोग क्यों जा रहे हैं उधर? बेहतर पढ़ाई की उम्मीद या अंग्रेजी माध्यम? हाँ, ये ट्रेंड तो साफ है। वजह कई हैं, जैसा आपने कहा, अंग्रेजी माध्यम की चाहत और कई बार सरकारी स्कूलों की क्वालिटी को लेकर चिंताएं भी। हालांकि कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि प्राइवेट स्कूलों के नतीजे जो बेहतर दिखते हैं वो कई बार बच्चों के सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड की वजह से भी होते हैं। अच्छा, अमीर घरों के बच्चे शायद वैसे भी बेहतर करते हैं। हाँ, ये एक फैक्टर हो सकता है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि सरकार भी कोशिश कर रही है, जैसे मिड डे मील स्कीम है, सर्व शिक्षा अभियान है। इनके जरिए सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के प्रयास चल रहे हैं। तो क्या सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से कुछ सीख सकते हैं, शायद मैनेजमेंट में या जवाबदेही में?
संभावना तो हमेशा रहती है सीखने की, पर दोनों के काम करने का पैमाना और उनकी अपनी चुनौतियां बहुत अलग हैं। फिर भी जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको शेयर करने से तो फायदा हो ही सकता है। चलिए अब जरा उन आलोचनाओं पर आते हैं जो अक्सर भारतीय शिक्षा प्रणाली पर लगती हैं, जैसे रटने पर बहुत ज्यादा जोर देना, रूट लर्निंग, हाँ, फिर वो ग्रेड इन्फ्लेशन का मामला, मतलब नंबरों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा कर देना, और कहीं कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उठते हैं। और शायद इसका सबसे बड़ा सबूत ये आंकड़ा है कि हमारे लगभग आधे कॉलेज ग्रेजुएट नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं माने जाते। एम्प्लॉयबिलिटी गैप। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो रटने वाली शिक्षा है, इसका सीधा असर रोजगार पाने की क्षमता पर दिखता है। अगर सिस्टम असल जिंदगी के लिए जरूरी स्किल्स नहीं सिखा पा रहा, तो फिर डिग्री का क्या मतलब रह जाता। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर बहस होती है, मैकॉले की 1835 की शिक्षा नीति और हमारी औपनिवेशिक विरासत का असर। हाँ, वो डिबेट भी है जी, कि कैसे उसने शायद पश्चिमी शिक्षा को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया और हमारी अपनी जो ज्ञान परंपराएं थी उन्हें कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया। तो ये सब काफी गहरी जड़ें जमाई हुई समस्याएं हैं और इनसे निपटना, क्वालिटी बनाए रखना, ये रेगुलेटरी बॉडीज के लिए एक लगातार चलने वाली चुनौती है। तो कुल मिलाकर अगर देख ले तो तस्वीर ये उभरती है कि भारत की शिक्षा प्रणाली एक बहुत बड़ी लगातार विकसित होती इकाई है, जिसने काफी कुछ हासिल किया है। साक्षरता बढ़ी है, स्कूलों तक पहुंच बढ़ी है, लेकिन साथ ही गुणवत्ता, सेकेंडरी एजुकेशन तक सबकी पहुंच और सबसे जरूरी ग्रेजुएट्स को नौकरी के लिए तैयार करना, इन जैसी गंभीर चुनौतियों से अभी भी जूझ रही है। तो ये वही सवाल है जिससे हमने शुरुआत की थी, क्या ये प्रणाली भविष्य के लिए तैयार है? और शायद अंत में सोचने वाली बात ये है कि एनईपी 2020 जैसी जो नीतियां हैं वो कागज पर तो महत्वाकांक्षी लगती हैं, दिशा भी सही लगती है, लेकिन उनकी असली परीक्षा तो जमीन पर उनके लागू होने में है। क्या ये बदलाव वाकई सीखने के स्तर को सुधार पाएंगे? क्या ये हमारे युवाओं को आने वाले कल की जो अनिश्चितताएं हैं, जो अवसर हैं, उनके लिए सच में तैयार कर पाएंगे? इसका जवाब तो देखिए वक्त ही देगा, और ये इस पर निर्भर करेगा कि इन नीतियों को कितनी गंभीरता और कितनी कुशलता से लागू किया जाता है।